श्री रामानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल पावटा में प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 18 का अध्ययन करेंगे। प्रश्नावली है हमारे पास में प्रायिकता। प्रायिकता का मतलब होता है किसी घटना के घटित होने की संभावना। तो हमारे पास में दो प्रकार की घटनाएं होती हैं, एक वे घटनाएं जिनके परिणाम निकलते हों और एक वो घटना जिसका कोई परिणाम नहीं निकलता हो। तो जिस घटना के घटने की संभावना होती है उसे हम संभव घटना या निश्चित घटना कहते हैं। इसकी प्रायिकता हमारे पास 0 से लेकर के 1 तक होती है। और दूसरी बात, वे घटना जो घटित नहीं हो सकती, उनका कोई परिणाम नहीं निकल पाता हो, असंभव हो, उनको हम असंभव घटना कहते हैं या अनिश्चित घटना कहते हैं। और इनकी प्रायिकता जो है वह 0 होती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रश्नावली को जानने के लिए, सवाल हल करने के लिए हमारे पास में केवल मात्र 2 मुख्य सूत्र हैं और हम बड़ी आसानी के साथ जो है इस प्रश्नावली को सरल कर सकते हैं। तो पहला मुख्य सूत्र है PA प्लस PA नेगेटिव बराबर 1। यहाँ PA के स्थान पर PE भी लिखा जा सकता है, इवेंट घटना। तो PA का मतलब घटना का घटित होने से है और PA नेगेटिव का मतलब घटना के घटित नहीं होने से है। ठीक है, PA का मतलब घटना के घटित होने से है और PA नेगेटिव का मतलब घटना के घटित नहीं होने से हमारा तात्पर्य होना चाहिए और दोनों का योग जो है वो 1 के बराबर होता है। इस सूत्र को हम कब काम में लेते हैं? इस सूत्र को हम उस स्थिति में काम में लेते हैं जब दोनों में से हमारे पास में एक घटना दी गई हो, यानी होने की दी गई हो या नहीं होने की दी गई हो, तो इस सूत्र को काम में लिया जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, दूसरा जो हमारे पास में सूत्र चलता हुआ दिखाई दे रहा है, प्रायिकता अर्थात PA बराबर जो घटना हम देख रहे हैं उस घटना के अनुकूल परिणाम और बटे में कुल परिणाम। अब हम अनुकूल परिणाम को M के द्वारा देखते हैं और कुल परिणाम को हम N के द्वारा देखते हैं। तो हमारा वास्तविक जो सूत्र बनता है मैथ के अंतर्गत वो हुआ PA बराबर M/N। तो दोनों मुख्य सूत्रों के साथ साथ अब हम इस प्रश्नावली में प्रवेश करते हैं। तो हमारे पास इसका वर्गीकरण करते हुए हम प्रश्नावली को पढ़ेंगे तो ये प्रश्नावली हमारे लिए और भी ज़्यादा आसान हो जाएगी। तो पहले नंबर पे हम आते हैं पासे पर आधारित। इस पासे पर आधारित भी हम पढ़ेंगे एक बार उछाल। एक बार उछाल पर पढ़ेंगे हम। तो एक बार जब हम उछालते हैं उस पर हमको पढ़ना है। प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले हमें इस बात का पता होना चाहिए कि पासे पर हमारे पास 1 से लेकर के 6 अंक होते हैं, लिखे हुए होते हैं। आपने किसी ने पासा देखा हो तो 1 2 3 4 5 6, मतलब हम पासा उछालेंगे तो हम देखेंगे भैया तो 1 आएगा या 2 आएगा, 3 4 5 6 में से कोई एक अंक आएगा, एक से ज़्यादा नहीं आएगा। यानी एक साथ डबल अंक नहीं आएंगे। पासा वर्गाकार होता है, ठीक है ना, उसको उछालेंगे तो 1 अंक आने की संभावना होती है। तो सबसे पहले एक बार यदि हम उछालते हैं तो इस प्रकार हमारे पास में इसके संभावित जो परिणाम होंगे वो 1 2 3 4 5 6 होंगे। ठीक, अब यदि हमारे पास में सवाल में क्रमागत रूप से यदि कोई संख्या दी जाती है तो उसको अंतिम संख्या को कहा जाता है कुल परिणाम। अंतिम संख्या को कहा जाएगा कुल परिणाम। अब हमें क्या ज्ञात करना है, उसके हिसाब से हम उसके संभावित परिणाम निकालेंगे, उसके अनुकूल परिणाम निकालेंगे। मान लो सवाल कहता है 4 से बड़ा अंक,
तो 4 से बड़े अंक कौन कौन होंगे भी? 5 और 6। तो 4 से बड़े का अनुकूल परिणाम कितना हुआ? 5 और 6 अर्थात 2 हो गया। प्रायिकता निकाल सकते हैं सूत्र लगा करके। यदि वो कहता है कि अभाज्य संख्याएं, तो 1 2 3 4 5 6 में से जो हैं अभाज्य संख्याएं कौन होंगी? 1 3 और 5, 3 अनुकूल हो गए। सम संख्याएं 2 4 6 अर्थात 3 अनुकूल परिणाम हो गए। इस प्रकार कह सकता है 5 या 5 के बराबर, तो 5 या 5 से छोटा या बराबर, तो 5 तक गिनती गिन लेंगे अर्थात अनुकूल कितने हो गए? 5। तो प्रिय विद्यार्थियों, जैसे कि मैं जो कुछ बोला हूँ वो आपको कितना समझ में आया, इसको हम प्रैक्टिकली तौर पर देखने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास प्रश्नावली का सवाल आया हुआ है कि एक पासे को फेंकने पर 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। ठीक, हमने देखा, समझा, सवाल भी हमने परख लिया है। अब हमारे पास में पहला प्रश्न टाइप 1 में पासे पर आधारित में भी पहला भाग केवल एक उछाल। ठीक है, तो हमारा पहला सवाल शुरू होता है, कह रहा है एक पासे को फेंकने पर 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता। तो सबसे पहले हम इसको हल कर रहे हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे एक पासे को एक बार उछालने पर, हम सबसे पहले यहाँ बताएंगे कि संभावित परिणाम क्या क्या हो सकते हैं। संभावित परिणाम हमारे पास में क्या क्या हो सकते हैं? 5 से को उछालेंगे 1 से 6 अंक होता है, तो 1 आ सकता है, 1 नहीं तो 2 आ सकता है, 2 नहीं तो 3, 3 नहीं के बाद 5 6 या 5 6 में से कोई सा भी एक अंक आ सकता है। तो 1 से लेकर के 2 3 4 5 6 में से कोई एक अंक आ सकता है, तो ये कहलाता है संभावित परिणाम। क्रमागत रूप से यदि कोई संख्या हमें दी गई हो तो हम वहाँ निकालेंगे उस अंतिम संख्या को बोलेंगे कुल परिणाम, यानी घटना के कुल परिणाम। अब कुल परिणाम को हम स्मॉल n से व्यक्त करेंगे। स्मॉल n में हमारे पास अंतिम संख्या 6 हो गई। तो सबसे पहले सवाल को शुरुआत करेंगे उसके संभावित परिणाम से, फिर हमें निकालना है कुल परिणाम, और कुल परिणाम के बाद हम पहला टॉपिक लेंगे। यहाँ पहले टॉपिक में हमें क्या करना है प्रिय विद्यार्थियों? सवाल किस पे पूछा है उसके हमें निकालने हैं अनुकूल परिणाम। तो सवाल कह रहा है 4 से बड़ा अंक, वो हम कहाँ चलाएंगे? संभावित परिणाम में। तो अब हमारे पास में जो सवाल जिसकी प्रायिकता पूछ रहा है उसका अनुकूल परिणाम देने के लिए पहले उसको बताना पड़ेगा। तो 4 से बड़ा अंक, अब 4 से बड़ा अंक हम देखेंगे कौन कौन है, 5 भी है और 6 भी है। तो जिसकी प्रायिकता पूछ रहे हैं वो कितनी बार है, वह कितनी बार है, इसको कहते हैं उसके अनुकूल परिणाम। तो यहाँ हमारे पास में इसलिए 4 से बड़े अंक, 4 से बड़े अंक के अनुकूल परिणाम। तो 4 से बड़े अंक के अनुकूल परिणाम को हम m से शो करेंगे। तो अनुकूल परिणाम हमारे पास में कितनी बार है भाई? 2 बार। तो अनुकूल परिणाम हुआ हमारा 2। अब हम यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रिय विद्यार्थियों, प्रश्नानुसार हमें क्या निकालना है? 4 से बड़े अंक की प्रायिकता। तो बाकायदा हम लिखेंगे 4 से बड़े अंक की प्रायिकता। अब 4 से बड़े अंक की प्रायिकता हम निकालना चाह रहे हैं, तो अब हम यहाँ पर सूत्र का प्रयोग कर देंगे, मुख्य सूत्र। तो PA बराबर स्मॉल m बटे में स्मॉल n। m हमारे पास अनुकूल परिणाम को शो करता है, n हमारे पास कुल परिणाम को शो करता है। यदि ये हमारे पास में सरलतम भिन्न रूप में होना जरूरी है, तो देख रहे हैं ये सरल भी में भाग जा रहा है,
तो 2 एकम 2 और 2 तिया 6। अब ये हमारे पास सरलतम भिन्न में आ गई है। हम चाहें तो इसको दशमलव के रूप में दिखा सकते हैं, शो कर सकते हैं, अन्यथा हम यहाँ पर इसका आंसर यहीं के यहीं भी दे सकते हैं। इस प्रकार आपने देखा प्रिय विद्यार्थियों, हमें प्रायिकता पर आधारित जो भी कोई सवाल निकालना है, सबसे पहले हमें घटना को बताना पड़ेगा कि घटना कैसे हो रही है, फिर घटना के संभावित परिणाम क्या होंगे, उसके बाद हमें निकालना है कुल परिणाम क्या होगा। अब हम जिसकी प्रायिकता निकाल रहे हैं उसका परिचय देंगे, वो कितने हैं, उससे हमें उसके अनुकूल परिणाम प्राप्त हो जाएंगे और फिर प्रश्नानुसार लेकर के हम उससे संबंधित प्रायिकता ज्ञात कर लेंगे। इस प्रकार से आपने देखा कि वास्तव में एक पासे पर आधारित जो सवाल है वो बहुत ही सुंदर तरीके से निकाला जा सकता है। प्रिय विद्यार्थियों, बात थोड़ी कम समझ में आई हो तो हम एक पासे से संबंधित कोई और सवाल भी देख सकते हैं। तो देखिए, इसके लिए मैं आपको सबसे पहले उदाहरण 1 में ले जाने का प्रयास करता हूँ। देखिए, यहाँ प्रश्न 1 था, यहाँ उदाहरण 1 है। प्रिय विद्यार्थियों, जब कॉपी देखोगे तो आपको पता चलेगा। इस कॉपी में किताब में लिखा हुआ है, एक पासे के फेंकने पर सम अंक आने की प्रायिकता लिखिए, याद कीजिए। एक पासे को उछालने पर, अर्थात एक ही बार उछाला गया है, तो एक पासे को उछालने पर सम अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमने पासे पर आधारित जो भी एक बार उछाल है उस पर चर्चा कर रहे हैं। तो इसका मतलब सीधा सीधा हमारा सवाल शुरू हो जाता है, एक पासे को एक बार उछालने पर संभावित परिणाम एज इट रह गया, कुल परिणाम एज इट रह गया। यहाँ जो पहला पॉइंट लिया जाता है वो जो हमसे प्रायिकता पूछ रहा है ना, उसका विवरण दिया जाता है। हमसे यहाँ पूछा गया है कि भाई सम अंक की प्रायिकता बताइए, तो पहले हम यहाँ बताएंगे कि सम अंक कौन कौन से हैं। तो ये आ गया हमारे पास में पॉइंट नंबर 1। पॉइंट 1 में उसको लेंगे जिसकी हमें प्रायिकता पूछनी हो, तो पहले उसके बारे में बताएंगे। तो यहाँ हमारे पास संभावित परिणाम में से सम अंक कौन कौन से हैं उनको शो करेंगे। तो सम अंक हमारे पास में 2, 4, 6 हैं, तो हमने 2, 4, 6 शो कर दिया। विषम पूछता तो विषम कर लेते, अभाज्य पूछता तो अभाज्य कर लेते, बड़ा छोटा पूछता तो वो कर देते अपन यहाँ से। तो इस प्रकार मेरे पास में सम अंक 3 आए। तो मैं इन सम अंक की क्या निकालूंगा, प्रायिकता निकालूंगा। इसके लिए पहले मेरे को इसके अनुकूल परिणाम याद करने पड़ेंगे। तो सम अंक के अनुकूल परिणाम जिसको हम m से शो कर रहे हैं, 1, 2, 3 काउंटिंग किया, 3 आ गए। तो हमारे पास में सम अंक के जो अनुकूल परिणाम निकले वो 3 हुए। अब हमें प्रश्नानुसार देखना है। प्रश्नानुसार हम क्या देखेंगे भाई, प्रश्नानुसार हम वो चीज़ देखेंगे जिसकी हमें प्रायिकता निकालनी हो। तो हमें यहाँ सम अंक की प्रायिकता निकालनी है, तो यहाँ हम लिख देंगे सम अंक की प्रायिकता। तो सम अंक की प्रायिकता के लिए बड़े ही सुंदर तरीके से हम अपना सूत्र लगा देंगे। पता है n कितना आया, 3, n कितना है हमारे पास 6। सरलतम भिन्न बनाएंगे, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। इस प्रकार से सम अंक आने की जो प्रायिकता आई वो आई 1/2, चाहे तो दशमलव में लिख सकते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, अब ये सवाल आपको हमेशा के लिए याद हो गया कि भाई एक पासे को उछाला जाएगा तो सवाल कैसे निकाला जाता है। चलिए छोड़िए उस बात के अलावा, अब हमारे पास में प्रायिकता का कोई भी सवाल हो तो कितनी बातें आपके दिमाग में होना जरूरी हैं, यही प्रश्नावली को समझना और सीखना है। सबसे पहले घटना बताएंगे, घटना के संभावित परिणाम, संभावित परिणाम को देखते हुए कुल परिणाम, कुल परिणाम के बाद में पहला पॉइंट हम लेंगे। इस पहले पॉइंट में हम उल्लेख करेंगे कि प्रायिकता किसकी बता रहे हैं, वो कितनी बार है। फिर उसके अनुकूल परिणाम बताएंगे और फिर जो है हम जिसकी प्रायिकता ज्ञात कर रहे हैं उसके लिए सूत्र लिखेंगे और सवाल सरल करेंगे।
तो ये बात थी हमारे पास जब एक बार उछाला जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, अब मैं पासे को 2 बार उछाल रहा हूँ। तो जब पासे को 2 बार उछाला जाएगा तो हमारे पास में उससे संबंधित प्रायिकता कैसे निकाली जाएगी। तो मैं पासे पर संबंधित यहाँ लिख रहा हूँ, जब पासे को 2 बार उछाला जाता है, जब पासे को 2 बार, यानी पासे की 2 उछाल पे चर्चा कर रहे हैं, पासे की 2 उछाल, तो पासे की 2 उछाल पर चर्चा करेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, ध्यान से समझने की जरूरत है। अब देखो, इसको हम क्या कह सकते हैं, एक पासे को 2 बार उछालना कह सकते हैं, या 2 पासे को 1 बार उछालना कह सकते हैं। तो एक पासे को 2 बार उछाल रहा है या 2 पासे को 1 बार उछाल रहा है, तो हमारे पास में यही सिचुएशन आती है। सो हम लिख देंगे। अब भाई प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ हमारा इस प्रकार का जब भी कोई सवाल होगा तो पहले मैं आपको नोट्स लिख के दे रहा हूँ, कैसा भी सवाल हो। जैसे मान लो एक पासे को 2 बार उछाला, तो आप लिख देंगे एक पासे को, अभी सवाल नहीं कर रहे, अभी हम नोट्स बता रहे हैं, ठीक है ना। एक पासे को 2 बार उछालने पर, 2 बार उछालने पर हम आएंगे यहाँ संभावित परिणाम पर चर्चा करेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, एक पासे पर जो है 6 अंक होते हैं, तो 2 पासे पर एक अलग 6 और दूसरे के भी अलग 6। तो इस प्रकार से हमें यहाँ एक टेबल बनानी पड़ेगी। सबसे पहले टेबल में हमें एक तरफ 6 कॉलम्स लेने हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6, 1 2 3 4 5 6। इधर भी हमें 6 लेना होगा, 1 के बाद 2 हो गया, 2 के बाद 3 हो गया, 3 के बाद 4 हो गया, 4 के बाद 5 हो गया और 5 के बाद 6 हो गया। 1 2 3 4 5 6। जहाँ हम हमारी टेबल को बंद कर रहे हैं। प्रिय विद्यार्थियों, यह चीज़ जो मैं आपको समझा रहा हूँ, जो तरीका आपके सामने रखा जा रहा है, आप देखिए जीवन भर इसको तैयार कर सकते हैं। हालांकि 10th में तो एक पासे को 2 बार ही उछाला गया है, ज़्यादा ज़्यादा। हम 11वीं 12वीं या कंपटीशन में देखेंगे तो बहुत बार, अनेक बार उछाला जाता है। लेकिन हम यहाँ यदि थोड़ी बहुत चीज़ यहाँ से सीख लेते हैं तो आगे क्लियर कर सकते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, भले ही एक पासे को 1 बार उछाले या 2 पासे को 1 बार उछाले, तो आपका जो संभावित परिणाम है वो ये टेबल बनाएगा। इधर 6 कॉलम, इधर भी 6 कॉलम, और प्रत्येक के नीचे सेम प्रक्रिया, क्योंकि 6 और 6 छंगा 36। तो इस प्रकार से इसके जो परिणाम आएंगे वो 36 प्रकार के परिणाम हो सकते हैं, वो हमें यहाँ शो करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले आप लोग बिल्कुल कन्फर्म होते हुए, संतुष्ट होते हुए, इस प्रकार इधर 6 इधर 6, प्रत्येक की लाइन में 6, तो 6 छंगा 36 जो है आपके पास में ये कॉलम आ रहे हैं। अब हम इसको धीरे धीरे जो है सीखने के नज़दीक पहुँचेंगे। तो एक बार यदि आप लोगों ने अच्छी तरीके से यदि मेरी बात समझने का प्रयास किया है, तो फिर भविष्य में कभी आप एक पासे से संबंधित 2 जो उछाल आती हैं उसको आप हमेशा के लिए क्लियर कर जाएंगे, आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार सबसे पहले हम एक टेबल तैयार करेंगे। 6 कॉलम इधर, 6 इधर, प्रत्येक के नीचे 6 6 6 कॉलम बनाने हैं। आप प्रत्येक के नीचे जो फर्स्ट नंबर है वहाँ 1 2
3 4 5 6 रखना है हर में, प्रत्येक में। इट मीन्स ये निकला कि हमारे पास में जो पहला जो पासा था उसका परिणाम 1 2 3 4 5, पहली उछाल, दूसरी उछाल, तीसरी, चौथी, पांचवी, सब में इस प्रकार से आ रहा है। तो इस प्रकार जो है सब में हम यहाँ नोट करेंगे 1 2 3 4 5 6। इससे आप अब कभी भी इसको नहीं भूलोगे। 1 फिर 2 3 4, यहाँ 5, यहाँ 6, फिर 1 2 3 4 5 और 6, फिर 1 2 3 4 5 6, फिर 1 2 3 4 5 6। तो प्रिय विद्यार्थियों, मैंने क्या कहा आपको, एक पासे को 2 बार उछाल रहा है या 2 पासे को 1 बार उछाल रहा है, तो सबसे पहले आप इधर भी 6 कॉलम, इधर भी 6 कॉलम बनाएंगे। प्रत्येक के नीचे 6 आ जाने चाहिए। अब पहला जो लेटर है सब में, ये पहले पासे को व्यक्त कर रहा है कि पहले पासे को व्यक्त करने के लिए पहले 1 आया, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6 आया। अब हम सभी में मान लो ये पहले पासे को उछाला रहा है, अब हम ये मानते हैं कि जो दूसरे पासे को उछाला इस लाइन के लिए सब में 1 1 आया। ठीक, दूसरे पासे के लिए मान लो सब में दूसरे पासे के अंक 2 2 आ गए। अब 2 के बाद तीसरे पासे के लिए मान लीजिए 3 3 आ गए, तो ये 3 3 आ गए। अब हम मान लेते हैं चौथे पासे के लिए 4 4 आ गए, तो चौथे पासे के लिए 4 4 आ गए। अब हम मान लेते हैं पांचवें पासे के लिए 5 5 आ गए, और मान लेते हैं छठे पासे के लिए 6 6 आ गए, यानी अगले पासे के लिए 6 6 अंक आ रहे हैं यहाँ पे। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपने देखा इस प्रकार से टेबल तैयार हो गई। एक पासे को 1 बार उछाले या 2 पासे को 1 बार उछाले, तो सबसे पहले ये टेबल आपको क्लियर आनी चाहिए। यदि अब ये टेबल आपसे बन रही है तो 100% जो है आप 2 पासे से संबंधित सवाल कभी भी आता है उसको क्लियर कर जाएंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार मैंने आपको जो है अपनी तरफ से बेस्ट तरीके से समझाने का प्रयास किया। अब हमारे पास में इनको काउंटिंग करते हैं, तो 6 इधर के 6 इधर के, यानी सबको काउंटिंग किया तो कुल परिणाम हमारे पास में 36 आएगा। तो जब पासे की कभी भी बात आए तो एक पासे को 2 बार उछाले या 2 पासे को 1 बार उछाले तो संभावित परिणाम बोला जाता है इसको। ये हमारे पास में 36 प्रकार के आएंगे। इस प्रकार से इनको काउंटिंग करेंगे तो कुल परिणाम हमारे पास में निकल कर के आएगा, जिसको कि अपन स्मॉल n के द्वारा शो करते हैं, वो आ जाएगा 36। ठीक है। अब प्रिय विद्यार्थियों, हमसे सवाल पूछेगा भाई, जैसे योग 9 आने के प्रायिकता बताओ। थोड़ी देर के लिए समझना योग 9। तो हम देखेंगे कौन कौन से ऐसे कॉलम हैं जिसमें योग 9 आ रहा हो, योग 9 आ रहा हो। तो देखो 6 3 9, 4 5 9, 5 4 9, 6 3 9। तो योग 9 के अनुकूल कितने बनते हुए दिखाई दे रहे हैं? 1 2 3 4। मान लो वो बोलता है योग 7, तो योग 7 कहाँ से दिखाई दे रहा है? देखो 1 6 1 7, 1 2 3 4 5 6। तो इस प्रकार से ये योग 7 बना रहा है, ये योग 7 बना रहा है, ये भी योग 7 बना रहा है, ये कॉलम भी 7 बना रहा है, ये भी 7 बना रहा है, ये भी 7 बना रहा है। तो 7 के अनुकूल कितने दिखाई दे रहे हैं? 1 2 3 4 5 6। ये 7 के अनुकूल हो गए। चलिए थोड़ा और समझिए। यदि हमसे कहता है कि योग 13 आने के प्रायिकता बताइए, तो ध्यान देना प्रिय विद्यार्थियों, इसमें कम से कम योग होता है 2। ध्यान, इससे पहले कम नहीं होता है, तो कम से कम योग हम देख रहे हैं 2 होता है, ठीक है ना। और ज़्यादा से ज़्यादा जो योग हुआ वो 6 + 6 12 हुआ। तो इसका मतलब
हमारे पास में यहाँ 2 से लेकर के 12 योग हो सकता था। 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, 9 हो सकता है, 10 हो सकता है, 11 हो सकता है और 12 हो सकता है। 12 के बाद नहीं हो सकता। मान लो सवाल कर लिया योग 13 के अनुकूल परिणाम बताओ, तो योग 13 है ही नहीं, घटना ही नहीं है। तो जो घटना नहीं है वो असंभव घटना होगी और उसकी प्रायिकता हमारे पास में शून्य लिखी जाएगी। अब प्रिय विद्यार्थियों, इसके बाद हम प्रश्नावली में प्रवेश करते हैं कि देखो सवाल को कैसे क्लियर किया जाएगा। तो ये नोट्स दिया है मैंने आपको, सिर्फ सवाल क्लियर नहीं किया है। सवाल तो देखेंगे कि भाई कौन सा सवाल है। यदि हमारे पास में एक पांसे को 2 बार उछाला जाए या 2 पांसे को 1 बार उछाला जाए तो इतनी जानकारी हमें परमानेंट सदैव के लिए होनी चाहिए, स्थायी रूप से होनी चाहिए। तब हम एक पांसे को 2 बार उछाल वाले को क्लियर कर सकते हैं और हमारी मैथ बढ़िया कर सकते हैं। अब जैसे मेरे पास में यहाँ सवाल आ चुका है, जो इससे संबंधित सवाल है वह प्रश्न नंबर 8 है। तो प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ 8 में लिखा हुआ है मेरे पास में एक पांसे को 2 बार उछाला जाता है। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि संख्याओं का योग, पहले नंबर पे सवाल आप देखोगे बुक में तो योग 9 है। दूसरे नंबर पे सवाल है कि योग 13 है। तो प्रिय विद्यार्थियों, मैं अब इसको प्रश्न नंबर 8 लिख रहा हूं। तो प्रश्न नंबर 8 में यहाँ अब मेरे पास में जो पॉइंट है, यहाँ पॉइंट आता है अपने पास में एक पांसे को 2 बार जो है उछाला गया है। एक पांसे को यहाँ 2 बार उछालने पर हम लिखेंगे संभावित परिणाम। एक पांसे को 2 बार उछाला गया, बुक में देख लीजिए। एक पांसे को 2 बार उछालने पर संभावित परिणाम एज इट बना दोगे, कुल परिणाम एज इट लिख दोगे। अब सवाल पहला है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, मेरे पास में पहला सवाल है योग 9 है। मतलब अब पहले पॉइंट में मेरे को ये बताना पड़ेगा कि भाई योग 9 के संभावित परिणाम कौन कौन से दिखाई दे रहे हैं इस टेबल के अंदर। तो योग 9 के संभावित परिणाम हम यहाँ से शो करेंगे पहले। तो योग 9 कहाँ से दिखाई दे रहा है प्रिय विद्यार्थियों? देखो 3 6 4 5 5 4 6 3, अर्थात इसके हम जो ब्रैकेट्स हैं उनका चयन करेंगे। 6 3, फिर मेरे पास में आ रहा है 5 4, फिर इसके बाद योग 9 योग 9 योग 9 के लिए मेरे पास में आ रहा है 4 5, और फिर योग 9 के लिए मेरे पास में आ रहा है 3 6। इस प्रकार प्रिय विद्यार्थियों, हम यहाँ ये देखेंगे कि योग 9 के पहले संभावित परिणाम कितने हैं। इससे हम निकालेंगे योग 9 के अनुकूल परिणाम, जैसे कि हमने सवाल करना सीख लिया था। तो इसलिए योग 9 के अनुकूल परिणाम। तो योग 9 के जो अनुकूल परिणाम आएंगे, देखो हम कुल परिणाम को स्मॉल n लेते हैं और अनुकूल परिणाम को हम स्मॉल m लेते हैं। गिन लो इनको, 1 2 3 4। तो मेरे पास योग 9 के अनुकूल परिणाम आ रहे हैं 4। अब मैं यहाँ से लिखूंगा प्रश्नानुसार। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि हमने सवाल पहले इसको समझना सीख लिया है, अब मैं यहाँ लिखूंगा प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार में मैं क्या लिखूंगा भाई? योग 9 की प्रायिकता। योग 9 की प्रायिकता मेरे को ज्ञात करनी है। अब मैं इसके लिए सूत्र लिखूंगा। सूत्र हमारे पास सबको कंठस्थ याद है ही, PA बराबर स्मॉल m अपॉन स्मॉल n बटे में। तो यहाँ मेरे पास में ये आ रहा है 4 और यहाँ कुल परिणाम मेरे पास में आ रहा है 36। 4 का भाग जा रहा है 4 एकम 4 और 9 चौक 36। तो प्रिय विद्यार्थियों, मेरे पास में जो प्रायिकता निकल करके आ रही है योग 9 की, वो आ रही है 1/9। 4 एकम 4 और 4 का भाग दिया तो 9 चौक 36 अर्थात 4 नाम 36। प्रिय विद्यार्थियों, मैंने एक सवाल तो क्लियर कर दिया
लेकिन मेरे पास में जो दूसरा सवाल आ रहा है वह आ रहा है योग 13 की प्रायिकता। तो जैसे ये निकाला वैसे ही मैं निकालूंगा योग 13 के संभावित परिणाम। संभावित परिणाम, तो संभावित परिणाम में लिखूंगा मैं एक भी नहीं, कोई नहीं है योग 13 का, कम से कम 2, ज़्यादा से ज़्यादा 12, अतः मैं लिखूंगा योग 13 के संभावित परिणाम, वहाँ एक भी नहीं है अर्थात है ही नहीं। तो यह एक असंभव घटना है। योग 13 एक असंभव घटना है ही नहीं, तो असंभव घटना है। अब असंभव घटना की प्रायिकता होती है 0, अतः योग 13 की प्रायिकता, योग 13 की प्रायिकता, तो योग 13 की जो प्रायिकता निकल करके आएगी वो 0 होगी। ये हमारा आंसर हो गया। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपने देखा पांचे पर आधारित, एक पांचे पर आधारित सवाल हमने कर लिए। अब एक पांचे को 2 बार उछालें या 2 पांचे को 1 बार उछालें, तो ये सारणी बनाना हमने सीख लिया, कुल परिणाम देना सीख लिया। अब हमसे जो अभिष्ट प्रायिकताएं पूछता है उसको इसमें देखते हुए आराम से उसके संभावित परिणाम निकाल सकते हैं और याद कर सकते हैं। मान लो जैसे कि हम थोड़ा और आगे चलें, बात कम समझ में आई हो, तो इसको देखने के लिए हमारे पास में एग्जाम्पल भी हैं, जिसमें हमारे पास में दूसरा उदाहरण है कि भाई 2 पांचों को एक बार उछाला गया है, 2 पांचों को एक बार उछाला गया है, तो योग 7 आने की प्रायिकता बताइए। तो इसके लिए जैसे ही हम देखेंगे उदाहरण नंबर 2 का सहारा लेंगे, तो प्रिय विद्यार्थियों यहाँ थोड़ा चेंजिंग हो गया है। एक पांचे को 2 बार उछाला था, बस यहाँ क्या है 2 पांचे को 1 बार उछाल रहा है, 2 पांचों को 1 बार उछाल रहा है। तो बात तो संभावित परिणाम तो वही है, चाहे एक पांचे को 2 बार उछालें या 2 पांचे को 1 बार उछालें। तो ये के टेबल हमने बना ली, कुल परिणाम लिख दिया। हमारा जो सवाल शुरू होता है, हमसे पूछा है योग 7 के प्रायिकता बताइए। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे प्रिय विद्यार्थियों, करना क्या है, योग जो 9 लिखा वहाँ क्या लिख देंगे 7, और यहाँ योग 7 के जो है वो संभावित परिणाम क्या हैं, टेबल हमको बनानी आ गई, प्रक्रिया हमारे समझ में आ गई। तो हम देखेंगे योग 7 के संभावित परिणाम कौन कौन से हैं। तो हम देख रहे हैं 6 1 7 बनता है, 2 5 7 बनता है, 3 4 7 बनता है, 4 3 भी 7 बनता है, 5 2 भी 7 बनता है, और 6 1 भी 7 बनता है। तो ये सब 7 योग को दिखा रहे हैं। तो हम यहाँ से इसको शो कर देंगे कि ऐसे कौन कौन से परिणाम हैं। भाई 6 1 7 बन गया, फिर 5 2 भी 7 योग हो गया, फिर 4 और 3 ये भी योग 7 हो गया, फिर 3 और 4 ये भी योग 7 हो गया, फिर 2 और 5 ये भी योग 7 हो गया, फिर 1 और 6 ये भी योग 7 हो गया। तो प्रिय विद्यार्थियों, कुल परिणाम के बाद सबसे पहले घटना, घटना के बाद कुल परिणाम, घटना के बाद जो है संभावित परिणाम जिसकी प्रायिकता पूछ रहा है वो कितना है, उस संभावित से हमारे को निकालना है उसके अनुकूल परिणाम। तो इसलिए अब हम लिखेंगे योग 7 के अनुकूल परिणाम। तो योग 7 के जो अनुकूल परिणाम आ रहे हैं हम उसको स्मॉल m से लेंगे। काउंटिंग कर लेते हैं, कितना हुआ 1 2 3 4 5 6, तो ये हमारे पास में 6 हो गया। अब हम यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार में हम यहाँ क्या करना चाह रहे हैं, योग 7 की प्रायिकता बताएंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे कि भाई योग 7 की प्रायिकता
हमें ज्ञात करनी है, तो इसके लिए हमें सूत्र चाहिए और वो सूत्र हमारे पास में हमें कंठस्थ याद हो चुका है। PA बराबर स्मॉल m बटे में स्मॉल n। स्मॉल m अनुकूल को बताता है और स्मॉल n जो है कुल परिणाम को बताता है। तो ये हमारे पास में 6 है, टोटल हमारे पास में 36 है। तो भाई 6 का भाग जा रहा है, 6 कम 6, 6 छंगा 36। तो इस प्रकार योग 7 आने की जो हमारे पास में प्रायिकता आई वो आ गई 1/6। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमने मुख्यतया सबसे पहले पासे पर आधारित सवाल को आज सीखा। एक पासे पर आधारित सीख लिया, दो पासे पर आधारित हमने जो है सीख लिया। एक पासे को 2 बार उछाले, एक पासे को 2 बार उछाले, एक ही बात है ना भाई, वो भी हमने सीख लिया। तो प्रिय विद्यार्थियों, आशा ही नहीं बल्कि उम्मीद है आप लोग इसको जो है बड़े सुंदर तरीके से जानेंगे, समझेंगे, सीखेंगे। ये आपसे पूर्णतः अपेक्षा मैं करता हूँ। इसके बाद मैं थोड़ा आगे लेके चलता हूँ। भाई इसका वर्गीकरण मैं दूसरे प्रकार से करता हूँ। हमें भिन्न भिन्न वस्तुएं दी गई हैं या भिन्न क्रमागत राशियां दी गई हैं, तो क्रमागत रूप से हमें अंक संख्याएं दी गई हैं। क्रमागत अंक हमें दिए हुए हैं, अंक संख्याएं दी हुई हैं। उन पर हमें सवाल कैसे क्लियर करना है वो भी हमें आना चाहिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, एक पासे के बाद 2 पासे को लिया, 2 पासे के बाद अब हम थोड़े अलग सवालों की तरफ चलते हैं जिसमें हमारे पास में भिन्न भिन्न क्रम संख्याएं दी हुई हैं। उनको हम कैसे क्लियर करें, इसके लिए हम फिर सवाल सीखने के लिए वापस प्रश्नावली में प्रवेश करते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, हम यहाँ इस बार सीखेंगे, जैसे कोई संख्या दे दे कि भाई 1 से 17 तक की संख्याएं हैं, उनमें अभाज्य संख्याओं की प्रायिकता बताओ। पर्चियों पर 1 से 12 तक अंक लिखे हुए हैं, उनमें सम संख्याओं की प्रायिकता बताओ। तो इस प्रकार के सवाल हमारे पास में आ सकते हैं। तो इसके लिए मेरे पास में सवाल नंबर आता है 3, उसको आपको समझना है। यहाँ दिया हुआ है 1 से 17 तक प्राकृत संख्याएं हैं। 1 से 17 तक अर्थात क्रमागत रूप से संख्याएं हैं। 1 से 17 तक प्राकृत संख्याओं में से एक संख्या का यादृच्छिक चयन किया जाता है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह एक अभाज्य संख्या हो। तो प्रिय विद्यार्थियों, वही तरीका हमारे पास होना चाहिए। सबसे पहले हमारे पास में है 1 से 17 तक प्राकृत संख्याएं दी हुई हैं। 1 से 17 तक प्राकृत संख्याएं हैं। तो इससे हमारा सबसे पहला सवाल शुरू होता है। 1 से प्राकृत संख्याएं, यहीं से सवाल हमारा शुरू हो जाता है। प्रश्न नंबर 3 को पढ़ें तो सबसे पहले हम निकालेंगे संभावित परिणाम क्या होंगे। तो हमारे पास में जो संभावित परिणाम है, मतलब सीधा है 1 से 17 तक की काउंटिंग करनी है भाई। तो ये हमारे पास में सीधा सीधा आ जाता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपको समझा रखा है प्रायिकता का कोई भी सवाल करना हो पहले घटना लिखिए, फिर घटना के संभावित परिणाम लिखिए। घटना के संभावित परिणाम लिखने के बाद कुल परिणाम, क्रमागत रूप से संख्याएं हैं तो अंतिम संख्या पासे की तरह से हो गई, कुल परिणाम 17 हो जाएगा। तो कुल परिणाम हम यहाँ लिखेंगे। कुल परिणाम को हम प्रिय विद्यार्थियों साफ साफ लिखते चले आ रहे हैं स्मॉल n से। ये हमारे पास में अंतिम राशि आ गई 17। अब हम कर क्या रहे हैं, सवाल हमसे किसके बारे में पूछा है उसको पॉइंट 1 में लेकर के क्लियर करना पड़ेगा। तो पॉइंट 1 में क्लियर करने के लिए हमसे कहा गया है कि एक अभाज्य संख्या की प्रायिकता बताइए। एक अभाज्य संख्या की प्रायिकता बताइए। तो सबसे पहले हमारे पास में जो संभावित परिणाम दिए गए हैं, हमें यहाँ से
अभाज्य संख्या का चयन करना है। अब अभाज्य संख्या का चयन तो वो करेगा ना जिसको पता हो अभाज्य संख्या क्या होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले मैं चर्चा करता हूँ। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। ठीक, अभाज्य संख्या के बारे में पूछा है तो हमें अभाज्य संख्या का पूरा ज्ञान होना चाहिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, 2 चीज़ें जरूरी है कि भी सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है और बाकी अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं, उनको शो करना पड़ेगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, मैं यहाँ कह रहा हूँ कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। एक बात क्लियर हो गया। अब आगे वो संख्याएं जिसमें स्वयं के अलावा किसी और का भाग नहीं जाता हो, एक को छोड़ दीजिए बाकी, तो एक को छोड़ करके बाकी स्वयं के अलावा किसी और का भाग नहीं जाता हो, उसको हम कहते हैं अभाज्य संख्या। तो इस प्रकार प्रिय विद्यार्थियों, अब आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अभाज्य नामक जो समस्या थी वो आपके सामने मैंने रख दी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ क्या निकालूंगा, अभाज्य संख्या के संभावित परिणाम। अभाज्य संख्या के संभावित परिणाम। तो सबसे पहले मैं यहाँ रखूंगा अभाज्य संख्या के संभावित परिणाम। इन संभावित परिणाम में मेरे पास में, मैंने बोला सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, तो आपने 2 लिख दिया। फिर मैंने आपको दोबारा बोला कि स्वयं के अलावा किसी का भाग न जाए, एक को छोड़ करके, तो आपने देखा 3 में 3 ही का भाग जाता है, 5 में 5 ही का भाग जाता है, 7 में 7 ही का भाग जाता है, 8 9 में तो बहुत सारों का जाता है, लेकिन 11 में 11 का ही जाता है, फिर 13 में 13 का ही जाता है, 14 15 16 में तो बहुत भाग जाते हैं, फिर आपने देखा 17। तो इस प्रकार हमारे को अभाज्य संख्या की प्रायिकता पूछा है, तो अभाज्य संख्या का चयन करना पड़ेगा कि वो कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं हैं, वो लिखना पड़ेगा। प्रिय विद्यार्थियों, सम बोले सम छांट दो, विषम बोले विषम छांट दो, छोटा बड़ा बोले वो छांट दो। तो यहाँ अभाज्य संख्या की बात कर ली हमने। देखिए, सबसे पहले घटना के संभावित परिणाम, कुल परिणाम के बाद पहले पॉइंट पे हमें जो ज्ञात करना है उसके अनुकूल कितने हैं वो निकालना पड़ेगा। तो हमारे पास संभावित परिणाम ये आ गए, इनकी काउंटिंग कर देंगे तो ये हमारे पास में अभाज्य संख्या के अनुकूल परिणाम आ जाएंगे। तो इसलिए अभाज्य संख्या के अनुकूल, तो अभाज्य संख्या के जो अनुकूल परिणाम आए, अनुकूल परिणाम को हम स्मॉल m से शो करते हैं। काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हमारे पास में 7 आ गए। अब हम यहाँ जब हमारे पास अनुकूल परिणाम हो जाता है तो हम लिखते हैं प्रश्नानुसार। ये विद्यार्थी देखो, वो किसी भी प्रकार का सवाल हो, आपको घटना लिखनी है, घटना के संभावित परिणाम, इसके बाद कुल परिणाम, फिर जब जिसकी प्रायिकता हम निकाल रहे हैं उसका ब्यौरा देंगे कि वो हमारे पास में कितनी बार है, फिर उसका अनुकूल निकलेगा, फिर प्रश्नानुसार निकलेगा। ये तो प्रक्रिया स्वाभाविक सी रूप में आपको याद होनी जरूरी है। यहाँ अब हमारे पास में हम अभाज्य संख्या की प्रायिकता निकाल रहे हैं। तो अभाज्य संख्या की प्रायिकता, तो इस प्रकार हम अभाज्य संख्या की प्रायिकता निकाल रहे हैं। तो यहाँ से हम सूत्र को काम में ले लेंगे। तो PA बराबर m/n, m अनुकूल को दो तो अनुकूल हो गया 7, n हमारे पास में टोटल है तो टोटल हो गया हमारे पास में 17। तो प्रिय विद्यार्थियों, भाग नहीं जाता है, सरलतम भिन्न पहले से ही मौजूद है, यहीं की ही हमारा आंसर हो गया। चाहे तो हम दशमलव में शो कर सकते हैं, जैसे कि मैंने बार बार बताया आपको। तो इस प्रकार से आपने देखा प्रिय विद्यार्थियों, यदि डायरेक्टली क्रमागत रूप से कोई संख्या हमें दे दी जाती है तो हम उसको बहुत ही सुंदर तरीके से सरल कर सकते हैं। भाई इसके लिए हम थोड़ा और आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि ये प्रश्नावली जो है वास्तव में आपको समझ में आएगी कि नहीं। तो इसके लिए मैं थोड़ा आपको और आगे लेके चलता हूँ। तो मेरे पास में आया हुआ है उदाहरण नंबर 4। इस प्रक्रिया में हम सब उदाहरण नंबर 4 का अध्ययन करेंगे। तो उदाहरण नंबर 4 में लिखा हुआ है 12
टिकटों पर 1 से लेकर के 12 तक संख्याएं लिखी गई। देखो 12 टिकट हैं, 1 से लेकर के 12 संख्याएं लिखी हुई हैं, तो मतलब आप समझ में आ गया टिकट कहाँ से हैं, 1 से 12 तक प्राकृत संख्याओं टिकट के रूप में हैं। तो ये तो आप समझ में आ गया। यदि उनमें से कोई एक टिकट यादृच्छिक चयन किया जाता है तो इसी पर लिखी हुई संख्या के 2 या 3 के गुणज होने की प्रायिकता बताइए। प्रिय विद्यार्थी, 2 या 3 के गुणज का मतलब जिसमें 2 का गुणा होता हो, 2 का भाग जाता हो, 3 का भाग जाता हो, है ना, वो गुणज कहलाते हैं। तो 2 या 3 का जिसमें भाग जाता हो उसको हम कहेंगे 2 या 3 के गुणज। तो प्रिय विद्यार्थियों, अब हमारे पास में ये जो उदाहरण नंबर 4 था इसको हम क्लियर करते हैं। तो यहाँ इसको हम सीखने का प्रयास कर रहे हैं। तो सबसे पहले वही बात जो हमने सरल किया था, सबसे पहले उदाहरण 4 में हम करेंगे, हमारे पास में 1 से 12 तक लिखे हुए टिकट हैं। 1 से 12 तक संख्याएं पे लिखे हुए टिकट हमें दिया हुआ है, टिकटें हैं, लिख दिया। अब हमारे पास में बनता है संभावित परिणाम। तो यहाँ हमारे पास में जो संभावित परिणाम है वह निकल कर के आया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 और अंतिम 12। तो कुल परिणाम हमारे पास, जैसे कि हम सवाल को कर रहे थे, ये आ गया है कुल परिणाम के रूप में। ध्यान से समझिए, स्मॉल n बराबर 12, अंतिम संख्या बार बार कर रहे थे। अब हम यहाँ पहला टॉपिक लेंगे, हमें क्या करना है, 2 3 के गुणज की प्रायिकता निकालनी है। तो पहले आपको बताना पड़ेगा कि भाई 2 और 3 के गुणज के संभावित परिणाम कौन कौन से हैं वो आपको बताने पड़ेंगे। तो 2 और 3 के गुणज के संभावित परिणाम हमारे पास में कौन कौन से हैं। तो देखिए, 2 में 2 का भाग जाता है, 3 में 3 का भाग जाता है, 4 में 2 का भाग जाता है, 5 में दोनों में से किसी का नहीं जाता है, 6 में दोनों का जाता है, 7 में किसी का नहीं जाता है, 8 में 2 का जाता है, 9 में 3 का जाता है, 10 में जो है 2 का जाता है, 11 में किसी का नहीं जाता है और 12 में दोनों का जाता है। तो इस प्रकार से हमारे पास 2 और 3 के गुणज आ गए, 2 3 4 6 8 9 10 और 12। तो अब हम निकालेंगे, इसलिए 2 और 3 के गुणज के संभावित परिणाम। तो इसके संभावित परिणाम हम निकाल रहे हैं अनुकूल परिणाम के अनुकूल परिणाम संभावित के बाद में। तो ये अनुकूल परिणाम हमारे पास में स्मॉल m के द्वारा काउंटिंग करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हमारे को यहाँ लिखना है प्रश्नानुसार, क्या करना चाह रहे हैं भी, 2 और 3 के गुणज की प्रायिकता जो है हम निकालना चाह रहे हैं। 2 और 3 के गुणज की प्रायिकता हम निकालना चाह रहे हैं। तो यहाँ से सूत्र ले लेंगे। सूत्र में हमारे पास में आ गया है PA बराबर m/n। m हमारे पास 8 है और n जो हमारे पास टोटल परिणाम वो 12 है, 4 का भाग जाता हुआ दिखाई दे रहा है, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। इस प्रकार आज के भाग में प्रिय विद्यार्थियों आपने सीखा एक पासे पर आधारित सवाल, एक पासे को 2 छाल पर सवाल और क्रमागत रूप से अंक संख्याएं दी गई हैं, उनको हम कितने सुंदर तरीके से सरल कर सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, अगले भाग में हम इस प्रश्नावली के बारे में
और चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।